पुरानी बात है। नदियों, पर्वतों और गहन वनों से घिरे एक वैभवशाली राज्य में एक राजा राज्य करता था जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसके 7 पुत्र थे, सभी सुयोग्य, वीर, शिक्षित और सुंदरता में अनुपम। 6 पुत्रों का विवाह हो चुका था और वे अपने अपने जीवन में रम गए थे, परंतु सबसे छोटा पुत्र, जिसका नाम था राजकुमार अरुण, अब भी कुंवारा था। अरुण बचपन से ही अलग था। जहां उसके बड़े भाई युद्ध की तैयारी और प्रशासन में लगे रहते, वहां अरुण तारे गिनता, लोकगीतों में खो जाता, राजमहल के उद्यान में चुपचाप बैठकर कल्पनाओं के संसार में डूबा रहता। उसके हृदय में अनजानी तलाश थी, किसी ऐसे सौंदर्य, रहस्य और प्रेम की जो सामान्य नहीं हो सकता। राजमहल में उसकी सबसे प्रिय व्यक्ति थी उसकी सबसे छोटी भाभी। वह अरुण को पुत्रवत मानती थी और हर सुबह जब वह गुरुकुल की ओर निकलता, उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, तुमको बेलकुमारी मिले। शुरू में अरुण को यह वाक्य अजीब लगा, पर वह मुस्कुराकर टाल देता। एक दिन जब धूप खिड़की से अंदर फैल रही थी और हवा में आम्र मंजरियों की गंध तैर रही थी, अरुण ने अचानक भाभी से पूछ लिया, भाभी, ये बेलकुमारी कौन है और मुझे ही क्यों मिलनी चाहिए? भाभी मुस्कुराईं, मानो वह बात किसी और ही युग की हो। उन्होंने कहा, यहां से 7 नदियां पार करके एक गहन वन है। उस वन के मध्य एक तालाब है। तालाब के बीच एक टापू है और वहां एक बेल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक ही बेल फलती है और उसी बेल में सोई हुई है बेलकुमारी। अरुण ने कहा, सोई हुई? एक बेल में? हाँ, भाभी ने कहा, वह फल नहीं, एक रहस्य है, एक वरदान है और एक श्राप भी। उसे केवल वही जगा सकता है जो अपने प्राणों की बांजी लगा दे। उस रात राजकुमार सो नहीं सका। कल्पनाओं में वह बेलकुमारी को देखता रहा, कोमल, शांत, दिव्य। उसने निश्चय कर लिया कि वह उसी क्षण से अपनी यात्रा आरंभ करेगा। अगली भोर जब आकाश हल्का नीला होने लगा और पक्षियों ने पहला गीत गाया, राजकुमार अरुण ने एक थैला लिया, तलवार कमर में बांधी और बिना किसी को बताए महल से निकल पड़ा। उसके मन में केवल एक लक्ष्य था, बेलकुमारी। वह चलता गया, पहाड़, मैदान, गांव, नदियां पार करता गया। 7 नदियों के बाद उसका मार्ग घने जंगल में बदल गया। वहां सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थीं। जानवरों की आवाजें, अनदेखे परछाइयां और रहस्यमयी गंधें उसे घेरने लगीं, पर वह रुका नहीं। जंगल के एक सिरे पर उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। बाहर एक वृद्ध मुनि का मंडल लिए बैठा था। अरुण ने उन्हें प्रणाम किया। बेटा, कौन हो तुम और इस निर्जन स्थान में क्यों आए हो? राजकुमार ने झुककर कहा, मुनिवर, मैं बेलकुमारी की खोज में आया हूं। मुनि ने गहरी सांस ली। बहुत लोगों ने उसे पाने का प्रयास किया बेटा, कोई लौट कर नहीं आया, परंतु तुम में कोई विशेष बात है। देखो, उस तालाब को बीच में एक टापू है, उस पर बेल का पेड़ है, उसमें केवल एक बेल फला है, उसी में है बेलकुमारी, लेकिन वहां राक्षसों का पहरा है। अरुण ने दृढ़ स्वर में कहा, मुनिवर, क्या कोई उपाय है, कोई तरकीब जिससे मैं उसे पा सकूं? मुनि ने सिर हिलाया। है, पर कठिन है। अगर कोई मनुष्य उस तालाब को एक सांस में पार कर ले, टापू पर पहुंचकर बकरे को खोल दे जो बेल के पेड़ से बंधा होता है और उसे राक्षसों के सामने कर दे, तो राक्षस बकरे पर टूट पड़ते हैं। उसी क्षण मनुष्य को बेल तोड़कर उसी सांस में तालाब पार कर लौटना होता है। यदि सांस टूट जाए तो राक्षस उसे चीर डालते हैं। राजकुमार ने मुनि को प्रणाम किया। मैं प्रयास करूंगा। सांझ के झुटपुटे में वह तालाब के किनारे खड़ा था। पानी शांत था, पर उसके नीचे मृत्यु की हलचल थी। उसने गहरी सांस ली और पानी में कूद गया। जल उसे काटने सा लगा, पर वह तैरता रहा। टापू तक पहुंचा, बकरे की रस्सी खोली और उसे आगे धकेल दिया। राक्षसों की लाल आंखें चमकी, वे बकरे की ओर लपके। अरुण ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर बेल को तोड़ा और उसी गति से जल में कूद गया। उसका दम टूटने ही वाला था, पर अंतिम क्षण में वह किनारे पहुंच गया। मुनि ने उसे देखकर कहा, शाबाश बेटा, अब इस बेल को लेकर जाओ, पर ध्यान रहे, इसे रास्ते में मत तोड़ना, केवल महल में जाकर ही इसे खोलना, वरना संकट में पड़ोगे। राजकुमार ने वचन दिया। उसने मुनि को प्रणाम किया और वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक चलता रहा। वन, पर्वत, नदी सब पार करते हुए एक दिन वह एक सुंदर सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां की शांति अद्भुत थी। हरे वृक्ष, कोयल की कूक, मंद हवा और बेल की गंध जैसे चारों ओर फैल गई थी। वह थक चुका था। मन में एक विचार आया, कहीं मुनि ने मुझे धोखा तो नहीं दिया? क्यों ना देख लूं, क्या सचमुच बेलकुमारी इसमें है? उसने बेल को तोड़ा। बेल फटा और उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई बेलकुमारी, स्वर्ण वर्ण, शांत, दिव्य, मानो कोई स्वप्न जीवंत हो गया हो। अरुण ने विस्मय से कहा, तुम
बेलकुमारी? उसने मुस्कुराकर कहा, हां, और तुम मेरे होने वाले पति हो, पर अब तुम थक चुके हो। मेरी गोद में सिर रखो और विश्राम करो। अरुण ने सिर उसकी रेशमी गोद में रखा और कुछ ही पलों में नींद में खो गया। तभी वहां एक लुहार की लड़की आई। वह प्रतिदिन सरोवर से पानी भरने आती थी। उसने बेलकुमारी को देखा। उसकी सुंदरता ने उसके मन में ईर्ष्या भर दी। उसने पूछा, बहन, तुम कौन हो? यह राजकुमार हैं और मैं इनकी होने वाली पत्नी। बेलकुमारी ने सरलता से कहा। लड़की रोने लगी। मैं कितनी अभागिन हूं। मेरी सास मुझसे भारी घड़ा उठवाती है। मैं क्या करूं? बेलकुमारी को दया आ गई। उसने राजकुमार के सिर के नीचे से अपनी रेशमी चादर निकाल दी और बोली, मैं तुम्हारा घड़ा भर देती हूं। जैसे ही वह झुकी, लुहार की लड़की ने उसे धक्का दे दिया। बेलकुमारी जल में गिर पड़ी और डूब गई। लड़की ने राजकुमार का सिर अपनी गोद में रख लिया और बैठ गई। कुछ देर में राजकुमार जागा। उसने देखा बेलकुमारी की जगह एक सांवली, साधारण और कुरूप लड़की बैठी थी। वह चौंक गया। तुम कौन? लड़की ने कहा। मैं ही तो बेलकुमारी हूं। शायद मेरी सूरत देखकर तुम भ्रमित हो गए हो। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसे मुनि की चेतावनी याद आई, बेल को रास्ते में मत फोड़ना। उसने सिर झुका लिया और मन ही मन सोचा, यह मुनि की आज्ञा न मानने का दंड है। और फिर उसी लुहार की लड़की को अपनी पत्नी मानकर वह उसे महल ले गया। समय बीतता गया, पर राजकुमार के मन में एक अधूरापन बना रहा। राजमहल लौटते समय राजकुमार अरुण बिल्कुल शांत था। लुहार की बेटी को देखकर उसे न कोई प्रेम हुआ, न आकर्षण। वह बस अपनी भूल को मन ही मन कोसता रहा। महल पहुंचकर उसने घोषणा कर दी कि वह बेलकुमारी से विवाह कर रहा है। राजा, रानियां और बड़े भाई आश्चर्यचकित रह गए, परंतु सबसे अधिक हैरान थी उसकी सबसे छोटी भाभी। भाभी ने एक बार उस लड़की को देखा और धीरे से कहा, यह तो वो नहीं है। पर राजकुमार की आंखों में खालीपन था। वह किसी को समझाने की स्थिति में नहीं था। राजा ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। शहनाइयां बजने लगीं, महल सजने लगा, पर राजकुमार की आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह बस एक यंत्रवत इंसान बन चुका था, जिसके जीवन से रस कहीं खो गया था। राजकुमार अरुण ने उस लड़की से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह उसे महल के कोने वाले पुराने कक्ष में रहने को कहकर स्वयं अपने पुराने कक्ष में लौट गया। नई रानी, जो अब महल की बहू थी, धीरे धीरे अपनी असली प्रवृत्तियां दिखाने लगी। वह क्रूर, लालची और असंवेदनशील थी। नौकरों से दुर्व्यवहार करती, रानियों से ईर्ष्या करती और राजकुमार को प्रताड़ित करती। राजकुमार ने सब कुछ सह लिया, क्योंकि उसके मन में अपराध बोध था कि वह बेलकुमारी को खो चुका है। महल के बगीचे में, जहां पहले केवल आम और गुलाब के पेड़ होते थे, अचानक एक दिन एक नई बेल उगाई। ये बेल महज एक पौधा नहीं थी, उसमें एक अनोखी सुगंध थी, मानो हवा में जादू घुल जाए। बेल धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ ही दिनों में उसने पूरा एक स्तंभ लपेट लिया और उसकी नोक पर एक बड़ा गहरा हरा बेलफल उगाया। सब लोग हैरान थे, माली तक चकित था। परंतु सबसे विचित्र बात यह थी कि हर रात उस बेल के नीचे से कोमल सी स्त्री गायन की ध्वनि आती थी, जो दिल को चीर कर रख देती थी। वह अपने कमरे से बाहर निकला और बगीचे की ओर चल पड़ा। रात के तीसरे पहर का समय था। तारे नींद में थे, चांद ठिठका हुआ। जैसे ही वह बेल के पास पहुंचा, उसके कदम थम गए। वहां हवा में एक अजीब सी खुशबू थी और धीरे धीरे कोई स्त्री स्वर में गा रहा था, बेल में छिपी सूरत तेरी, नींद से जागे तो बात बने। राजकुमार का हृदय कांप उठा। ये आवाज, ये वही है। उसने बुदबुदाया। उसे याद आया, वह पहली बार जब बेलकुमारी से मिला था, उसकी आवाज भी ऐसी ही थी, धीमी, मधुर और मन को बांधने वाली। राजकुमार कई रातें उसी बेल के नीचे बिताने लगा। धीरे धीरे वह उस बेल फल को देखने लगा और उसमें उसे किसी स्त्री का चेहरा दिखाई देने लगा, हल्का हल्का, धुंधला, परंतु बेहद सुंदर। उसे लगा जैसे राजकुमार उससे दूर हो रहा है। वह नौकरों से पूछवाती, पीछा करवाती। एक दिन उसे पता चला कि राजकुमार हर रात बगीचे में उसी बेल के पास बैठा रहता है। उसने स्वयं जाकर वह बेल देखी और उसकी आंखें चौंधिया गईं। बेल में वही रूप था जिसे उसने सरोवर में धक्का दिया था, बेलकुमारी। वह डर गई, परंतु वह डर को गुस्से में बदलकर बोली, ये बेल नहीं, ये मेरा अंत है अगर इसे नहीं हटाया गया। उसने अगले ही दिन माली को बुलाकर कहा, इस बेल को उखाड़ फेंको, इसे जला दो। माली घबरा गया। वह जानता था कि वह बेल साधारण नहीं थी। उसने मना कर दिया। रानी ने उसे बंदी बनवा दिया और सैनिकों को भेजा। जैसे ही सैनिक बेल को काटने के लिए पहुंचे, एक अद्भुत घटना घटी। बेल के आसपास की भूमि कांपने लगी। बेल से एक स्वर्णिम प्रकाश फूटा और चारों सैनिक हवा में उछलकर बेहोश हो गए। उनके शरीर नीले पड़ गए
मानो किसी अमोघ शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। पूरे महल में हाहाकार मच गया। राजा को सूचना दी गई। राजकुमार भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि बेल अभी भी वहां थी, पर अब और भी मजबूत हो चुकी थी। उसके चारों ओर लता जैसे सुरक्षा कवच बन गई थी और बेल फल अब थोड़े से खुले आकार में था, जैसे कुछ बाहर आने को तैयार हो। राजकुमार ने प्रण किया, अब वह इस रहस्य को समझेगा। वह मुनि के पास दोबारा जाने की योजना बनाने लगा, पर उसी रात उसे स्वप्न में वह वृद्ध मुनि दिखाई दिए। बेटा अरुण, उन्होंने कहा, तू सत्य के करीब है, परंतु अब परीक्षा असली है। जिसने तुझे धोखा दिया वही अब सत्य के मार्ग में कांटे बो रही है। जब तक झूठ को उजागर नहीं करेगा, बेलकुमारी वापस नहीं आएगी। राजकुमार की आंख खुली। अब उसने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में उसने घोषणा की, मेरी रानी को कोई दोष न लगे, इसलिए मैं अब सबके सामने यह निर्णय लूंगा कि वह असली बेलकुमारी है या नहीं। इसके लिए परीक्षा होगी। राजा चौंके। दरबारियों में खुसर फुसर हुई। नई रानी डर गई, पर उसने दिखावे में हंसते हुए कहा, ठीक है, लीजिए परीक्षा, मैं ही हूं असली। राजकुमार ने परीक्षा की घोषणा की। महल के सामने 7 फूलों की पंक्ति रखी जाएगी। इनमें से एक फूल ऐसा होगा जिसे बेलकुमारी ही पहचान सकती है, क्योंकि उसमें उसकी आत्मा की सुगंध है। अगर रानी उसे पहचान ले तो हम मान लेंगे कि वही असली है। सभी सहमत हुए। अगली सुबह बगीचे से 7 फूल लाए गए। गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, मोगरा, बेला, कचनार और वह विशेष फूल जो रात को उसी बेल के पास खिला था जहां से स्वर आता था। रानी आई। उसने एक एक फूल को सूंघा, पर जैसे ही वह उस विशेष फूल के पास आई, वह कांपने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने अचानक कहा, ये फूल, ये तो जहरीला लगता है। राजकुमार मुस्कुराया, यही है वो फूल। और तभी उस फूल से फिर से वह मधुर स्त्री स्वर गूंजा, झूठ का जाल जब टूटेगा तभी प्रेम का फूल फूटेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने खड़े होकर पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? रानी रोने लगी। फिर उसने सब कुछ बता दिया। कैसे उसने जलकुमारी को धोखा दिया, कैसे वह राजकुमार की गोद में बैठ गई, कैसे उसने बेलकुमारी को जल में डुबो दिया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारा अपराध क्षम्य नहीं है, तुम्हें जेल में डाला जाएगा। रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। अब सबकी दृष्टि फिर से उस बेलफल की ओर गई। धीरे धीरे उसमें दरारें पड़ी। एक स्वर्णिम प्रकाश फैला और फिर उसमें से निकली बेलकुमारी। अद्भुत सौंदर्य, शांत मुख, पर आंखों में जल की गहराई। राजकुमार अरुण ने झुककर उसका स्वागत किया। दोनों की आंखों में आंसू थे। मैं जानता था, बेलकुमारी बोली, कि एक दिन तुम फिर आओगे। महल में उत्सव था। वर्षों बाद खुशी की बयार फिर से बही थी। बेलकुमारी के लौटने से जैसे पूरे राज्य की उदासी मिट गई थी। जनमानस, राजा, रानियां और यहां तक कि पशु पक्षी भी आनंदित प्रतीत हो रहे थे। राजकुमार अरुण अब पहले से कहीं ज्यादा शांत, संयमित और गंभीर हो गया था। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, बेलकुमारी के जीवन को पुनः सुख और सम्मान से भर देना। राजा ने घोषणा की, 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात्रि को राजकुमार अरुण और राजकुमारी बेलकुमारी का पुनर्विवाह होगा। सबने हर्ष ध्वनि की, परंतु बेलकुमारी की आंखों में एक क्षण को छाया सी दौड़ गई। राजकुमार ने पूछा, क्या हुआ? बेलकुमारी ने मंद स्वर में कहा, अब मेरा जीवन केवल विवाह तक सीमित नहीं है। जिस अमृत कुंड की मैं रक्षक हूं, उसका रहस्य अब जाग चुका है। जब तक उसकी 3 परीक्षाएं पूर्ण नहीं होती, तब तक न तो मैं मुक्त हूं न तुम। राजकुमार चकित था। कैसी परीक्षा? बेलकुमारी ने राजमहल के दक्षिणी कक्ष में एक बंद दरवाजे की ओर इशारा किया। वह दरवाजा वर्षों से बंद था। लोहे की मोटी सलाखें, ऊपर पुराना ताला और दीवार पर उकेरे गए कुछ रहस्यमय चिन्ह जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे। बेलकुमारी ने धीरे से कहा, यही है अमृत कुंड का द्वार। इस द्वार को केवल वही खोल सकता है जिसकी आत्मा निष्कलंक हो, और केवल वही उस अमृत को देख सकता है जो 3 रक्षक बहनों की परीक्षा में खरा उतरे। राजकुमार ने धीरे से द्वार को छुआ। उसके स्पर्श से द्वार से एक मृदुल नीली आभा निकली और ताला अपने आप खुल गया। बेलकुमारी मुस्कुरा उठी। तुम तैयार हो? अमृत कुंड की गुफा एक लंबा घुमावदार मार्ग था। उसके भीतर से जल की धीमी धीमी कलकल ध्वनि आती थी, मानो वह भी किसी रहस्य को छिपाए बैठा हो। दीवारों पर चंद्रशिला जड़ी थी जो अंधेरे में चांदनी जैसी रोशनी फैलाती थी। चलते चलते दोनों एक चबूतरे पर पहुंचे। वहां 3 चक्रवात सी आकृतियां धीरे धीरे आकार लेने लगीं। कुछ ही क्षणों में वे 3 रूपों में बदल गईं। 3 स्त्रियां, तीनों एक जैसी दिखने वाली, पर उनकी आंखों में अलग अलग तेज। पहली बहन, आंखों में अग्नि। दूसरी बहन, आंखों में जल। तीसरी बहन, आंखों में शून्य। पहली बहन आगे आई और गरजती हुई बोली, मैं अग्निवीणा हूं, सत्य की रक्षक।
जो भी इस कुंड के पास आए उसे अपने भीतर के पापों से अग्नि की परीक्षा देनी होगी। उसने राजकुमार की ओर देखा। बोलो, क्या तुमने कभी मन में किसी को धोखा देने का विचार किया है? राजकुमार ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने अपने मन में एक बार उस जलकुमारी को असली मान लिया था, बिना प्रश्न किए। अग्निवीणा ने उसकी आंखों में देखा। तुमने स्वीकार किया, यही सत्य की अग्नि है। तुम प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब दूसरी बहन आगे आई, जलनूपा। उसकी आवाज जल की तरह थी, मृदुल परंतु बहाव में तेज। मैं हृदय की रक्षक हूं। जो भी इस कुंड को देखना चाहता है उसके भीतर करुणा होनी चाहिए। उसने राजकुमार से पूछा, क्या तुमने उस झूठी स्त्री को क्षमा किया? राजकुमार ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, हाँ, जब वह दरबार में बेहोश हुई मैंने उसके लिए वैद्य बुलवाया। मैंने उसे दंड तो दिलवाया पर उसके जीवन की रक्षा की। जलनूपा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा हृदय दंड देने में न्यायशील और करुणा में गहन है। तुम दूसरी परीक्षा में भी सफल हुए। अब तीसरी बहन आई। उसका नाम मोनिका था, शब्दहीन, शून्य जैसी। वह बोली नहीं, बस राजकुमार के चारों ओर 3 बार घूमी। उसकी आंखें घोर शांति से भरी थीं। बेलकुमारी ने समझाया, यह अंतिम परीक्षा है मौन की। इसमें कोई प्रश्न नहीं होता, इसमें बस आत्मा को स्वयं को देखना होता है। राजकुमार ने आंखें बंद की। उसे अपने बचपन की याद आई, अपने पिता की मृत्यु, युद्ध की विभीषिका, युवराज बनने का दबाव और बेलकुमारी से पहली मुलाकात। फिर वह क्षण जब उसने सरोवर में उस स्त्री को देखा और भ्रम में आ गया। और अंत में वह बेल जिसमें छिपी थी उसकी सबसे बड़ी भूल की सज्जा। जब उसकी आंखें खुली, मोनिका ने धीरे से सिर झुकाया। तुमने अपने भीतर झांका, यही सबसे बड़ी जीत है। तुम तीसरी परीक्षा भी पूर्ण कर चुके। अब सामने की दीवार से एक छुपा हुआ द्वार खुला। उसके भीतर था अमृत कुंड, एक स्वर्णिम कुंड जिसके चारों ओर नीले और चांदी के पत्थरों से बनी रेखाएं थीं। कुंड के जल में कोई भी वस्तु देखी जा सकती थी, भूत, भविष्य और वर्तमान। उसका पानी अमृतत्व नहीं देता था परंतु आत्मा को पूर्ण शांति देता था। बेलकुमारी आगे बढ़ी और बोली, अब यह कुंड तुम्हारा है, पर याद रहे, जिसने भी इसे लालच, भय या अभिमान से छुआ वह पत्थर बन जाएगा। राजकुमार ने झुककर बस उसका दर्शन किया और तभी कुंड से एक रत्न जैसा तेज निकला और उसकी ओर आया। वह तेज उसके हृदय में समा गया। तीनों बहनें एक साथ बोलीं, अब यह तुम्हारे हृदय में रहेगा। इसका प्रकाश तब तक जलेगा जब तक तुम सच्चे रहोगे। गुफा के द्वार बंद हो गए। राजकुमार और बेलकुमारी बाहर निकले। महल में जब उन्होंने सबको यह कथा सुनाई तो लोग सन्न रह गए। राजा ने घोषणा की, अब राज्य का उत्तराधिकारी केवल वही होगा जो अमृत कुंड की परीक्षा में खरा उतरेगा। 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात बेलकुमारी और राजकुमार का पुनर्विवाह हुआ। सामान्य राजसी रीति रिवाजों के साथ नहीं, बल्कि अमृत कुंड के जल से उनके माथे पर तिलक कर और 3 रक्षक बहनों की उपस्थिति में। विवाह का मंत्र इस प्रकार था, जब आत्मा सत्य से बंधे, जब प्रेम परीक्षा से निकले, तब विवाह केवल बंधन नहीं, वह मोक्ष बन जाता है। भाग महल में शांति थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक घातक तूफान आकार ले रहा था। बेलकुमारी और राजकुमार अरुण का विवाह संपन्न हुआ था और राज्य में हर कोई उनकी खुशी में शामिल हो रहा था। लेकिन समय ने फिर एक बार अपनी चाल चली। जो शांति अब राज्य में पसरी थी वह कुछ ही दिनों में चुराई गई। और यह सब एक अजनबी के कारण हुआ जिसकी चालें इतनी सूक्ष्म और गहरी थीं कि वह किसी के ध्यान में नहीं आ सका। राजकुमार, अरुण और बेलकुमारी दोनों को यह नहीं पता था कि एक गहरा संकट सामने आने वाला है, और वह संकट अमृत कुंड से जुड़ा हुआ था। राज्य में चारों ओर खुशी और उल्लास था, लेकिन यह खुशी महल के भीतर के एक छोटे से राजसी वर्ग तक सीमित थी। राजा की आंखों में वह जोश नहीं था जो पहले हुआ करता था। वह अपने ही विचारों में खोया रहता था, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को महसूस कर रहा हो, लेकिन उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। कभी कभी उसे अपने प्यारे बेटे अरुण को लेकर एक गहरी चिंता घेर लेती थी। वह जानता था कि अरुण का रास्ता अब आसान नहीं होगा। उसे केवल बड़ों की ताकत और बलिदान से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और सत्य के प्रति समर्पण से अपने भविष्य को आकार देना होगा। और ठीक इसी समय एक अजनबी महल के दरवाजे पर खड़ा था। यह अजनबी किसी आम व्यक्ति जैसा नहीं था। उसकी आंखें तीव्र और रहस्यमयी थीं और उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसके कंधे पर एक बड़ा सा सफेद कपड़ा बंधा था जिस पर एक पुरानी और लगभग धुंधली हुई लकीर थी। वह दरवाजे के पास खड़ा था और महल के भीतर आते ही उसकी उपस्थिति ने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। राजकुमार अरुण और बेलकुमारी को उसके आगमन की कोई खबर नहीं थी, परंतु एक साधु और जादूगर की तरह वह अपने उद्देश्य में स्पष्ट था।
उसकी नजरें अमृत कुंड पर गड़ी थीं और उसकी धारणा यह थी कि उस कुंड का रहस्य किसी न किसी रूप में उसे चाहिए था। बेहद शांत और गहरे विचारों में डूबा हुआ वह वही व्यक्ति था जिसने 3 कठिन परीक्षाएं पूरी की थीं, लेकिन आज वह महसूस कर रहा था कि कुछ कचोट रहा था, जैसे कुछ ठीक नहीं था। वह कुंड के जल को देखता और एक अजीब सी घबराहट उसकी आत्मा को समेटने लगती। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक हल्की सी चंद्रमा जैसी आभा पसरने लगी। यह कोई स्वाभाविक प्रकाश नहीं था, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का इशारा था। राजकुमार ने आंखें झपकाईं और देखा, एक सफेद कपड़े में लिपटा व्यक्ति वहां खड़ा था। उसकी मुस्कान बहुत ही रहस्यमयी थी। तुम कौन हो? राजकुमार ने सावधानी से पूछा। मैं एक यात्री हूं जो अमृत कुंड की खोज में आया हूं, उस अजनबी ने धीरे से जवाब दिया। तुम्हारी परीक्षा में राजकुमार, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और अपने अंतर्मन को शांत किया। क्या तुम मेरे ही राज्य में आने की अनुमति चाहते हो? नहीं, उस अजनबी ने जवाब दिया। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूं, लेकिन तुम्हें मेरी मदद लेने के लिए एक समझौता करना होगा। राजकुमार ने अपनी आंखों में एक तीव्र प्रश्न चिन्ह डाला, लेकिन कुछ नहीं बोला। तुम्हें वह सब जानने का हक है जो तुम नहीं जानते। वह रहस्य जो तुमने खोला था, वह तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, उस अजनबी ने रहस्यमय शब्दों में कहा। फिर वह राजकुमार से एक और कदम बढ़ते हुए बोला, मैं तुमसे वह सलाह देने आया हूं जिसे तुम नहीं समझ पाए। वह अमृत कुंड का जल सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बल्कि अगर कोई गलत हाथों में पहुंच जाए तो वह पूरी दुनिया को विनाश की ओर ले जा सकता है। राजकुमार चुप रहा। उसकी आंखों में सवाल था, यह सब क्या है? अजनबी फिर बोला, क्या तुम समझते हो कि अमृत कुंड का जल केवल तुम्हारी खुशियों का कारण है? नहीं, यह तो केवल एक चिंगारी है। अगर कोई इसे छेड़ेगा तो यह ज्वाला में बदल जाएगा, और अब तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम इसे बचाओ। राजकुमार ने नकारात्मक रूप में सिर हिलाया, परंतु उसके मन में आशंका पैदा हो गई थी। क्या कुछ गलत होने वाला था? क्या अमृत कुंड की सुरक्षा खतरे में थी? कुछ ही दिनों बाद एक अजनबी और ताकतवर समूह राज्य की सीमाओं के पास आ पहुंचा। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अमृत कुंड को छीनना। ये वे लोग थे जो कोई साधारण चोर या राक्षस नहीं थे, बल्कि एक जादूगरों का समूह था जो पहले भी कई जादुई स्रोतों पर कब्जा कर चुके थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था अमृत कुंड के जल का अधिकार प्राप्त करना और उससे अपनी शक्ति बढ़ाना। राजकुमार अरुण और बेलकुमारी को जल्दी ही इस खतरे का आभास हो गया। राजकुमार ने तुरंत राज्य के सबसे मजबूत योद्धाओं को बुलाया और अपनी सेना को तैयार किया। राज्य में युद्ध की आहटें गूंजने लगीं। एक तरफ थी राजकीय सुरक्षा, दूसरी ओर थे जादूगरों की सेना जो अपनी शक्तियों से पूरी दुनिया को अपने वश में करने के लिए तैयार थे। हमेशा याद रखना, अगर यह युद्ध हमें हारना पड़ा तो केवल हमारा राज्य ही नहीं, बल्कि दुनिया का भविष्य भी अंधेरे में डूब सकता है। राजकुमार ने अपनी सेना को संबोधित किया। उसकी आंखों में एक आग जल रही थी और उसके दिल में केवल एक ही ख्याल था, अमृत कुंड की सुरक्षा। दोनों सेनाएं महल के बाहर आ खड़ी हुईं। गहरे नयनों से देखने पर यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह दुनिया के अस्तित्व का युद्ध था। क्या जादूगरों को अमृत कुंड मिल जाएगा या फिर राजकुमार और उसकी सेना उसे बचा पाएंगे? कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर थी। चारों ओर युद्ध की गर्जना थी और अमृत कुंड, जो सदियों से एक रहस्य और जीवन का प्रतीक था, अब खतरे में था। बेलकुमारी, जो वर्षों से उसकी रक्षक रही थी, और राजकुमार अरुण, जिसने प्रेम, परीक्षा और पीड़ा के रास्ते पार किए थे, दोनों अब इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। महल की दीवारें थरथरा रही थीं, तलवारों की टकराहट और मंत्रों की गूंज से आकाश कांप रहा था। जादूगरों की सेना ने अमृत कुंड को चारों तरफ से घेर लिया था। उनके नेता, महाजादूगर कालनाग, जिसने कई राज्यों को धूल में मिला दिया था, अब स्वयं मैदान में उतरा था। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वर्षों की प्यास, तड़प और अधूरी इच्छाएं उसमें उबल रही थीं। उसने अपने मंत्रों से धरती में दरारें ला दी, वृक्ष सूखने लगे, जलवाष्प बन गया। उसका लक्ष्य साफ था, अमृत कुंड का जल पाना, चाहे इसके लिए सैकड़ों को मिटाना पड़े। राजकुमार अरुण ने अपने घोड़े पर चढ़ते हुए अंतिम बार बेलकुमारी को देखा। वह अब रानी थी, पर उस वक्त वह केवल एक रक्षक थी, अमृत की। उसने अपने बाल बांध लिए थे, आंखों में तेज था और एक सुनहरी तलवार अपने हाथ में थामी हुई थी, जो सिर्फ तब जागती थी जब अमृत को खतरा होता। आज हम सिर्फ राज्य के लिए नहीं लड़ रहे, अरुण ने कहा, हम जीवन के संतुलन के लिए लड़ रहे हैं। अगर अमृत कुंड गिर गया तो समय थम जाएगा, मृत्यु और जीवन का संतुलन टूट जाएगा और यह दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। जादूगरों ने आकाश को काला कर दिया,
बिजली उनके संकेत पर गिरती और जमीन से अग्नि निकलती। लेकिन राजकुमार की सेना डटी रही। बेलकुमारी ने अपनी तलवार से एक एक करके जादू की दीवारें तोड़ी। उसकी आंखें चमक रही थीं और कुंड के पास खड़ी उसकी उपस्थिति स्वयं एक चेतावनी बन चुकी थी। कालनाग ने झलक पाई अमृत कुंड की। वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर जल को छूने की कोशिश की, कुंड में से आवाज आई, रक्षक की आज्ञा के बिना जल मृत्यु बन जाएगा। लेकिन कालनाग को किसी चेतावनी की परवाह नहीं थी। उसने अपने मंत्रों से जल को उड़ाने की कोशिश की। उस समय बेलकुमारी ने 3 शब्द कहे, रिद्धि सिद्धि मृत्यु, और तब वह आसमान की ओर उठा और एक जल भंवर बन गया। जल के बीच से एक आकृति निकली, प्राचीन समय की आत्मा जो केवल तब जागती थी जब संतुलन खतरे में होता। उसने कालनाग से कहा, तू जिसे अमृत समझता है वह केवल तेरे लिए विष है। जो रक्षक से बिना अनुमति उसे छूता है वह श्रापित हो जाता है। लेकिन कालनाग ने सब अनसुना कर दिया और जल में हाथ डाल दिया, और उसी पल उसकी त्वचा राख बन गई, उसकी आंखें सफेद और उसकी आत्मा जल में समा गई। उसके पीछे खड़ी पूरी सेना ध्वस्त हो गई। मंत्र बिखर गए। आकाश फिर नीला हुआ। राज्य की जनता महल के सामने जमा हो गई। राजकुमार अरुण और रानी बेलकुमारी ने अमृत कुंड के पास खड़े होकर घोषणा की, यह जल किसी के अधिकार में नहीं, यह सृष्टि का संतुलन है। जब तक कोई प्रेम, तप और सत्य की परीक्षा नहीं पास करता, तब तक वह जल केवल माया है। बेलकुमारी ने फिर से अपनी रक्षक भूमिका में वापसी की, पर अब वह अकेली नहीं थी। राजकुमार अरुण उसके साथ था और दोनों ने मिलकर एक नई प्रणाली बनाई। अमृत कुंड पर 7 रक्षक नियुक्त किए गए उसकी पहरेदारी के लिए। 7 कठिन पहेलियां तय की गईं और एक शपथ ली गई, अमृत अब सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठे। राज्य समृद्ध हुआ, लोग सुखी हुए। राजकुमार और रानी की कथा अब लोक गीतों में गाई जाती है। जिसने प्रेम से अमृत को पाया वही बना उसका रक्षक, न राजा न प्रजा। बेलकुमारी की नींद टूटी और दुनिया की आंखें खुली। कहानी समाप्त होती है, पर अमृत कुंड अब भी वही है, शांत, गहरा और रहस्यमयी। शायद अगली बार कोई और रक्षक जन्म ले या कोई और बहादुर उसकी परीक्षा में उतरे।